बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं मिड टर्म को, और ये हमारा मोस्ट प्रॉब्ली उम्मीद ये है कि शायद हमारी ये लास्ट वीडियो होगी रिवीजन की वीडियो। ये हम लोग बच्चों सातवें चैप्टर में आ गए हैं, सातवें वीक में आ गए हैं, और सातवें वीक में हम लोगों ने डिस्कस करना है गोल्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्लान्स और प्लानिंग, और प्लानिंग में बच्चों हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था। प्लानिंग में सबसे पहले हम लोगों ने गोल्स पढ़ लिए थे, और गोल्स के बाद फिर हम लोगों ने प्लान्स की टाइप्स पढ़ ली थी। गोल्स की टाइप्स और प्लान्स की टाइप्स हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम लोग जो है वो आगे चलेंगे और प्लानिंग का एक नया तरीका अप्लाई देखेंगे, और उसे हम लोग कहते हैं MBO। एक होता है ट्रेडिशनल गोल तरीका और एक होता है MBO। MBO कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम प्लानिंग के मेथड्स मुख्तलिफ पढ़ेंगे, और उसके बाद प्लानिंग जो है एड टू प्लानिंग जो है वो पढ़ेंगे। अगर हम लोग इफेक्टिव प्लानिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें मदद फराहम कर सकती हैं। तो बच्चों सबसे पहले सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे दो किस्म के गोल्स, कि आखिर हम लोगों ने अगर गोल सेट करना है, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छी गोल सेट करें, तो अच्छे गोल सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें अच्छे गोल सेट करने के लिए हमें ट्रेडिशनल प्रोसेस गोल सेटिंग का यूज़ करना पड़ेगा, या हमें MBO इस्तेमाल यूज़ करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग और MBO में डिफरेंस है, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से पे ये समझा देता हूँ कि ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के अंदर ये हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बच्चों, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लो लेवल। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग में क्या होता है कि गोल ऊपर वाले लेवल पे सेट होते हैं और वो नीचे वाले लेवल को बताते हैं, नीचे वाले फिर उन गोल्स को मज़ीद छोटे छोटे गोल्स में तकसीम करते हैं और नीचे वाले लेवल पे इन्फॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि नीचे वाला जो लेवल होता है, लो लेवल होता है, ख़ासतौर पे कभी कभी मिडल लेवल भी कभी कभी डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो ऊपर से नीचे आ रही होती है। ऊपर से गोल डिसाइड हो जाता है, ट्रेडिशनली ऑफिस में जो बॉस होते हैं वो डिसाइड करके नीचे वालों को बता देते हैं जी हमने ये फैसला किया, अब आपने इसके ऊपर अमल करना है। MBO जो है वो उसका ऑपोजिट है। MBO में ये होता है कि एक आपका मैनेजर हो गया और एक आपका एम्प्लॉय हो गया। मैनेजर नॉर्मली ट्रेडिशनल गोल सेटिंग के अंदर मैनेजर फैसला करके नीचे बता दिया करता है, लेकिन MBO के अंदर ये होता है कि मैनेजर ने डिसीजन नहीं लिया, बल्कि वो एम्प्लॉय को बुलाएगा और एम्प्लॉय की मर्जी के मुताबिक डिसीजन मेकिंग करेगा जब उसने कोई ना कोई गोल डिसाइड करना है। ठीक हो गया जी। अब दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को? दोनों में डिफरेंस जब समझ आ जाती है तो फिर हम लोग जो है यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं ट्रेडिशनल गोल सेटिंग। अब ट्रेडिशनल गोल सेटिंग की एग्जांपल हम लोग चूँकि पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टॉप लेवल वाले जो कहेंगे, नीचे वाले लेवल वाले वही कुछ करेंगे। टॉप लेवल वाले अगर कहेंगे ना हमने अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाना है, तो उस क्वालिटी को बेहतर बनाने वाली गोल को लेके ही नीचे वाले लोग जो हैं उसके ऊपर अमल करेंगे। टॉप लेवल वाले कहेंगे ना छोड़ो क्वालिटी को, पैसे कमाओ, बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल करो, जैसे चाहे झूठ बोलो चाहे सच बोलो, तो उसी तरीके से फिर नीचे वाले जो है वही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट कह रही है, ये देखिएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट कह रही है कि हमने अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर बनानी है। ठीक हो गया। और उसके नीचे ये चूँकि ऊपर बॉस ने कहा कि नीचे कम्युनिकेट किया, ये नीचे डिवीजन लेवल के ऊपर क्या चीज़ आती है, और डिवीजन का जो बॉस होगा वो फिर कहेगा कि चूँकि बॉस ने हमें परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए कहा है, तो अब हम लोगों ने सोचना है कि हमारा जो डिवीजन होगा, मिसाल 3 डिवीजन है, A डिवीजन, B और डिवीजन C, और A डिवीजन का मेरा हेड कहता है कि हमारी इस साल जो है या इस सीज़न में हमारा जो डिवीजन का प्रॉफिट है वो B और C के मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसने अपने डिपार्टमेंट में बता दिया। अब इस डिवीजन ने अपने नीचे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने क्या किया, इंक्रीज प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ मीन्स, क्या प्रॉफिट बढ़ाओ और काम को, तरीक़ेकार को छोड़ो, जैसा मर्जी तरीक़ेकार अपनाओ, जैसे मर्जी काम करो, हमें बाय हुक और बाय क्रुक अपना प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है। जब वो इस लेवल पे प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सबसे छोटे जो इंडिविजुअल लेवल का जो लोग होंगे वो फिर क्या करेंगे, वो कहेंगे डोंट वरी अबाउट क्वालिटी, जस्ट वर्क फास्ट, क्वालिटी को छोड़ो, काम करो। अब ये नीचे किसने कहा, क्यों कहा कि क्वालिटी को फोकस नहीं करना, उन्हें काम करना है और तेज़ तेज़ काम करना है? क्योंकि बॉस की रिक्वायरमेंट, टॉप लेवल पे गोल ये डिसाइड हुआ है कि जनाब हम लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी चाहिए। समझ आ गई बात बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल गोल सेटिंग का तरीक़ेकार। एक छोटी एग्जांपल है। और स्टेप्स कौन से होते हैं बच्चों? सबसे पहले जब भी कोई गोल डिसाइड होता है उसमें सबसे पहले कंपनी का मिशन देखा जाता है, कंपनी का पर्पस देखा जाता है। जब कंपनी का मिशन और पर्पस बन जाता है तो उसकी बेस पे फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास ये मिशन को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज भी जब
देख लिए जाते हैं कि हाँ हमारे पास रिसोर्सेज बन गए हैं, अवेलेबल हो गए हैं। अगर होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर हम लोग रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहीं से कर्जा ले रहे होते हैं, उधार ले रहे होते हैं, शेयर होल्डर्स को इजाफा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास रेवेन्यू, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाए। तीसरे नंबर पर फिर क्या होगा, फिर गोल्स डिसाइड हो जाएंगे, पहले इंडिविजुअली खुद डिसाइड करेंगे और उसके साथ साथ फिर हम दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके इसमें गोल डिसाइड कर लेंगे टॉप लेवल पे। जब गोल डिसाइड हो जाएंगे तो उसके बाद नीचे क्या करेंगे हम लोग, राइट डाउन द गोल्स एंड कम्युनिकेट देम टू हु नीड टू हाउ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम लोग इम्प्रूव अपने जो गोल्स होंगे वो नीचे वाले लेवल पे लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। जब नीचे वाले लेवल वाले को लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया तो फिर हम लोग कंट्रोल करेंगे। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम चेक करेंगे कि गोल्स अचीव हुए या गोल्स अचीव नहीं हुए। ये तरीक़ेकार होता है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल। अब सिंपल जो तरीक़ेकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल तरीके का। एमपीओ जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एमपीओ में क्या होता है, और दो लोग गोल डिसाइड कर रहे होते हैं, नंबर 1 लीडर और नंबर 2 एम्प्लॉइज, बोथ। ठीक है जी। अब दोनों डिसीजन लेते हैं तो फिर साथ में ये भी डिसाइड होता है कि हम आप जो कहेंगे हम वैसे ही डिसीजन, वैसे ही गोल बनाएंगे और फिर हम आपको कुछ पीरियोडिक रिव्यू यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा होगा, कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। पीरियोडिक रिव्यू का मतलब क्या होता है कि हम 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद आपकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको चेंज करेंगे। तो आपने गोल डिसाइड किया तो आपने खुद काम करना है, तो ये सारा का सारा एम्प्लॉय के सर पे होगा और लीडर ने सपोर्ट फ्राहम करनी है उस एम्प्लॉय को जो भी वो उसने गोल डिसाइड किया है। उसके 7-8 स्टेप्स हैं। नंबर 1, बल्कि ये 4 एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं, स्टेप्स हम छोड़ देते हैं। स्टेप्स आप लोगों को चूँकि एक्सप्लेन मैंने किए हुए हैं। सबसे पहले गोल स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है कि बोथ एम्प्लॉय भी और साथ में वो भी मैनेजर भी। फिर एक्सप्लिसिट टाइम पीरियड बता दिया जाता है जनाबे वाला 1 साल के अंदर हम लोगों ने ये कंप्लीट करना है। और फिर साथ में क्या होगा, परफॉर्मेंस फीडबैक, और हम हर 2 माह के बाद आपको परफॉर्मेंस फीडबैक देंगे। तो 2 माह के बाद देंगे तो 5 मरतबा हम आपको फीडबैक देंगे, यानी कि 1 साल का प्रोजेक्ट होगा और इसमें आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे काम करना है मिलजुल के डिसीजन लेंगे और उसको फिर गोल स्पेसिफाई करेंगे कि 1 साल के अंदर हम इस गोल को अचीव करेंगे। ठीक है जी। और ये सारा का सारा जो 8 पॉइंट्स है बेटा, ये 8 पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो ये आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो ये आप लोगों ने देख लेने हैं। फिर आगे आएगा बच्चों डेवलपिंग प्लान्स डेवलप करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के डिसाइड होंगे। फिर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बाद एवेल्यूएट करेंगे इन्वायरमेंट को एवेल्यूएट करने का तरीका हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये डिटेल में मैंने बताया हुआ है। फिर ऑल्टरनेटिव डेवलप करेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे। एक सोल्यूशन नहीं होता, बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, फिर जितने हमारे पास मुतबादल आएंगे उनको एवेल्यूएट करेंगे। एवेल्यूएट करने के बाद जो बेहतरीन सोल्यूशन हमें लगेगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसके ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और आखिर में फिर कंट्रोलिंग होती है कि हमारा डिसीजन मीट हुआ या हमारा डिसीजन मीट नहीं हुआ। फिर आएगा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। वो तो सिंपल प्लानिंग थी, अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इसके भी बच्चों ये स्टेप्स हैं, ये आप लोग देखिएगा, ये हम लोगों ने डिटेल में जो कि पढ़ रखा है, तो मैं अभी आपको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करता, ये एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो प्लानिंग जो है वो सही, जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग सही नहीं होती। हम बाज़ औक़ात हमारे मैनेजर्स कैपेबल नहीं होते प्लानिंग के, बाज़ औक़ात हम प्लानिंग प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहे होते, बाज़ औक़ात हम कमिटेड नहीं होते प्लानिंग प्रोसेस के साथ। ठीक है जी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो प्रॉपर नहीं होती। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्यूचर के एक्सपेंस पे प्रेजेंट को जी रहे होते हैं। फ्यूचर के एक्सपेंस से मुराद ये कि हम अपने पास को ठीक करने की, बाजू का छोटी गलतियों को सुधारने के लिए हम इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं कि हम अपना फ्यूचर खो देते हैं। ठीक है, हमारा इसका मतलब है हमारा फोकस नहीं रहता, प्रायोरिटी नहीं रहती। फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऊपर रिलायंस लेके आते हैं, लेकिन हम अपनी स्किल्स को इंप्रूव बाजू नहीं कर रहे होते। कॉन्सेंट्रेशन ऑन कंट्रोलेबल वेरिएबल, हम ऐसे वेरिएबल्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं जो कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स को फोकस नहीं करते होते। ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग जो है वो अच्छी नहीं होती बल्कि बुरी निकल आती है। तो इनको ठीक कैसे करेंगे, यहाँ पे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके हम कोशिश करें हासिल करें। फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक सोर्स नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेस इन्फॉर्मेशन लें। फिर प्लानिंग जो है उसको प्रोसेस को प्रॉपर्ली फॉलो करें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको हम लोग चला के इस्तेमाल करके हम लोग अपनी
जो प्लानिंग होती है उसको हम लोग अच्छा कर सकते हैं। ये जब ख़त्म हो जाता है बेटा तो उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आ जाता है प्लानिंग टूल्स एंड टेक्निक्स का। ठीक है, टूल्स टेक्निक्स में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करना है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से मुराद क्या होती है बच्चों, हम लोग इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसको हम लोग डिटेल में 4 से 5 वीडियोस, बल्कि 4 से 5 से ज़्यादा वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं जिनमें हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बच्चों ये वाला चैप्टर ज़रूर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या चीज़ होती है, हम लोग स्कैन करते हैं इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट को स्कैन करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम अपने कंपैटिटर्स को देख रहे होते हैं। इन्वायरमेंट में कौन होते हैं, हमारे कंपैटिटर्स। हम अपने कंपैटिटर्स को देखते हैं। कंपैटिटर को जब देखते हैं तो एक एनालिसिस होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। फिर हम देखेंगे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हमारी थ्रेट्स क्या है। इसी तरीके से हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारे कंपैटिटर की वीकनेस होगी, हमारी जो वीकनेस होगी वो हमारे कंपैटिटर की स्ट्रेंथ होगी। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे होते हैं। ये तो हमारी एक मुल्क के मार्केट के अंदर होता है, और उसके बाद हम लोग ग्लोबली दुनिया भर को स्कैन कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं दुनिया में किस किस्म की चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। ठीक है जी, तो जब हम लोग स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो स्कैनिंग के बाद दूसरा जो काम है वो है फोरकास्टिंग। फोरकास्ट का मतलब होता है पेशेंट गोई करना। ठीक है, हम लोग फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्टिंग की 2 टेक्निक्स है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये भी हम लोगों ने डिटेल में बच्चों पढ़ लिया हुआ है। तो फिर उसके बाद ये जो हमारा ये जो एक डायग्राम सा बना हुआ है ना, ये बच्चों हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर इस वीडियो को देखना है, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों किस्म की जो हमारी फोरकास्टिंग है उसको हम लोग देख लेंगे। तीसरा नंबर पे आता है बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग कहते हैं कि ख़ास किस्म का स्टैंडर्ड रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा बॉलर बनना चाहता हूँ तो मेरे लिए एक बेंच मार्क भी होगा, कोई ना कोई अच्छा बॉलर जो स्टैंडर्ड कौन सा होगा। ठीक है, मैं किस जैसा बनना चाहता हूँ या किससे अच्छा बनना चाहता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट में अगर हम लोग बात करते हैं कार की, और कार को अगर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं तो हमारे नज़दीक टोयोटा की जो कोरोला है वो हमारे पास बेंचमार्क है। हम किसी को भी अगर हम लोग करेंगे इवैल्यूएट करेंगे, किसी कार को चेक करेंगे अच्छी है या बुरी है, या उसका रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू से करते हुए हम लोग उसको कंपेयर करेंगे टोयोटा कोरोला से। क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्स में सबसे अच्छी कार फॉर एग्जांपल टोयोटा कोरोला है। तो उसका मतलब है टोयोटा कोरोला एक बेंचमार्क है। इस बेंचमार्क को ही हम लोग देखें सेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब हम लोग अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, और उस प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसा इक्विपमेंट है, जो इक्विपमेंट तो नहीं कहना चाहिए, कौन से ऐसे टूल्स हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं, और कौन सी ऐसी क्वालिटी हम लोगों ने दे दी है जो हमारे कंपेटिटर्स नहीं दे पा रहे, और हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेंचमार्क है जो हमारे कंपेटिटर्स नहीं दे पा रहे। तो इसके 4 तरीक़ेकार हैं, ये भी हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों ये वीक नंबर 8 है, और वीक नंबर 8 तक हमारे जो लेसन्स हैं वो पेपर में आएंगे। तो मैंने तकरीबन कोशिश बच्चों ये की है कि एक ओवरव्यू दूं बच्चों आपको वीक नंबर 1 से लेके वीक नंबर 8 तक, ताकि आप लोग सारी की सारी चीज़ें जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और अंडरस्टैंड करने के बाद आप पेपर की तैयारी कर सकें। तो आई विश यू गुड लक कि आप पेपर की तैयारी करो। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का मसला होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और ये वीडियोज़ जो है वो LMS और यूट्यूब दोनों में मौजूद हुए।